असलकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इंफॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। आज का सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट ने अपना बॉटम देख लिया है पिछले साल के नवंबर में, या फिर कोई मज़ीद बॉटम हम देख सकते हैं इन द कमिंग मंथ्स और इवन एट द एंड ऑफ दिस ईयर। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम MVRZ स्कोर को देखेंगे, जो कि एक ऑन चेन मेट्रिक है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन एक्टिविटी से डायरेक्टली ये डेटा आता है, और इसके साथ साथ हम US की इन्फ्लेशन डेटा को भी एनालाइज करेंगे और इस रीसेंट CPI डेटा से हमें क्या पता चला है, एंड एट द सेम टाइम हमें फ्यूचर में किस तरह रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्रिप्टो मार्केट में भी और ट्रेडिशनल मार्केट्स में भी। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे बना सकें। सबसे पहले तो हम इस ऑन चेन मेट्रिक की बात कर लेते हैं, जिसको MVRZ स्कोर भी कहते हैं। और अगर आपने इसका ओवरव्यू पढ़ना है, MVRZ स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये कैसे इसकी डेटा हासिल होती है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन इधर नीचे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं सादा से अल्फाज में इस मेट्रिक को समझाना चाहूँ, तो ये जो रेड एरिया है, जब भी प्राइस यहाँ पे एंटर करती है तो ये रिलेटिवली अपने टॉप के करीब रहती है, ठीक है। और जैसी प्राइस इस ग्रीन बैंड में एंटर करती है बिटकॉइन की प्राइस, तो ये जनरली स्पीकिंग पास्ट डेटा से अगर देखते हुए हम नोटिस करें तो ये बॉटम इंडिकेटर रह चुकी है, और बहुत अच्छा बॉटम इंडिकेटर रह चुकी है। तो इन द करंट साइकिल हम ये देख सकते हैं कि जून में ये एंटर हुई थी इस ग्रीन बैंड में, और जून से लेकर रिसेंटली जो है जनवरी तक ये इस ग्रीन बैंड में रह चुकी है, और अभी ये रिसेंटली जो है इस ग्रीन बैंड से ये ऊपर की तरफ निकली है। तो ये जनरली स्पीकिंग अच्छा टाइम रहा है बिटकॉइन में हॉडल करने का, बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आपने कुछ एलोकेट करना हो तो इस टाइम का आप एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरली स्पीकिंग एक अच्छा टाइम रहा है। और ये भी हम इससे कह सकते हैं कि बिटकॉइन ने अपना बॉटम नवंबर में देख लिया है, और मज़ीद अब इसके बाद ये अपने बुल रन की तरफ या फिर मार्केट अपनी रिकवरी फेज़ में एंटर हो चुकी है। अब अगर हम रीसेंट CPI डेटा को भी एनालाइज थोड़ा सा करें, तो हम ये भी देख सकते हैं कि 9.1 विच वाज बैक इन जून CPI रिज़ल्ट आया था, और उसके बाद से हम नीचे की तरफ रुख हमने किया हुआ है US की इन्फ्लेशन ने। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9.1 के बाद 8.5, 8.5 के बाद 8.3, 8.2, फिर जंप अच्छी थी 7.7, 7.1। अब वापस ये हम देख रहे हैं कि 6.5 के बाद सिर्फ 0.1% का जो है फ़र्क आया है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि क्या पता ये इन्फ्लेशन यहाँ पे रुक गई है, और ये जो रेट हाइक्स जो कि फेड इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज़ कर रही है वो इनफ ना हो, और हमें मज़ीद ज़रूरत पड़े इंटरेस्ट रेट्स के इंक्रीज़ में। जिस तरह आपने यहाँ देखा है कि 7.9 के बाद 8.5 पे जब हिट हुई थी और फिर 8.3 का रिज़ल्ट हमें मिला था, तो एवरीवन थॉट के बैक इन मार्च US की इन्फ्लेशन ने पीक कर लिया है, लेकिन वो गलत साबित हुई, और 8.3 के बाद जो नेक्स्ट मंथ की डेटा आई है वो उससे भी हाई आई है, 8.6 एंड देन 9.1। तो अभी भी यही लग रहा है कि 9.1 ही जो है वो इन्फ्लेशन का पीक था, बट वी कांट से, ये क्या पता 6.4 के बाद वापस 6.7 या 7.0 की तरफ चली जाए, वी डोंट नो येट। लेकिन चांसेस आर कि कम ही जाएगी या फिर यहीं पे ही स्टिक करेगी। लेकिन अगर यहीं पे स्टिक करती है या बढ़ती है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट। हमें चाहिए कि इन्फ्लेशन जल्द से जल्द नीचे जाए, ताकि मार्केट्स जो हैं फिर वो अपने एक रिकवरी फेज़ में वापस जाना शुरू करें, एंड मे बी इवन सेक्युलर बुल रन, जो कि एक लॉन्ग टर्म बुल रन होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसका ऑपोजिट केस देखें,
अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है और MVRZ स्कोर में जैसे हमने देखा कि अपना बिटकॉइन ने और क्रिप्टो मार्केट ने बॉटम हिट कर लिया है और अब से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है मार्केट। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लर्न एज एन इन्वेस्टर कि दूसरी साइड के चांसेस क्या हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, वो भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि रीसेंट ये CPI डेटा निकला था, उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट डेटा भी निकला है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट डेटा को देखें, एनालाइज करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होए जा रहा है। आप तो यही कह रहे होंगे कि ये अच्छी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में जब आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, माइशत की महंगाई को जब आपने कंट्रोल करना होता है, तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ऊपर देखते हुए जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इसका मतलब ज़्यादा लोगों के पास रोज़गार है। ज़्यादा लोगों के पास जब रोज़गार होता है तो ज़्यादा इनकम आती है, ज़्यादा इनकम आती है लोगों के पास तो स्पेंडिंग पावर इंक्रीज़ होती है। स्पेंडिंग पावर इंक्रीज़ होगी तो मनी जो है, पैसा जो है, वो इकोनॉमी में, माइशत में सर्कुलेट करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दिस इज़ ए स्टैंडर्ड रूल इन इकोनॉमिक टर्म्स। ये एक स्टैंडर्ड रूल होता है और आपने अगर इकोनॉमी की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको ये देखना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, ना कि वो कम हो। तो अभी तक तो हमें यही दिख रहा है कि अक्टूबर से 3.7 से लेकर अभी तक एवरी मंथ कम होए जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होए जा रही है, मतलब कि रोज़गार बढ़ रहा है। रोज़गार अगर बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही, आई एम सॉरी टू से। और ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। ये अलार्मिंग क्यों है? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रहती है मार्केट में तो वो भी मैं आपको एंड में दिखाता हूँ कि वो किस तरह मार्केट को साइडवेज या फिर इवन डाउनवर्ड्स जो है एक्शन वो दिखा सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का भी देख लें। ये भी रीसेंट डेटा रिलीज़ हुई थी और प्रोड्यूसर प्राइसेस बेसिकली वो होती हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी प्राइसेस में क्या इंक्रीज़ आ रहे हैं या क्या डिक्रीज़ आ रहे हैं, चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मंथ ओवर मंथ डेटा है। CPI जो था हमने पहले देखा था, ये ईयर ओवर ईयर है। ईयर ओवर ईयर जो होता है वो आपके पास्ट ईयर से कंपेयर करता है। मतलब कि अगर ये फरवरी का डेटा निकला है, जनवरी का सॉरी अगर ये डेटा निकला है तो ये कंपेयर करता है जनवरी 2022 से, ना कि आपके पिछले मंथ से। मंथ ओवर मंथ जो डेटा होता है वो आपका कंपेयर करता है कि प्रीवियस मंथ में क्या हुआ था, प्रीवियस मंथ से आपका कंपेयर करता है करंट मंथ का। ठीक है, तो अगर हम ये डेटा देखें तो ये प्रोड्यूसर प्राइसेस जो हैं ये अक्टूबर से लेकर मतलब अभी तक जनवरी तक ये बढ़ रही हैं। दिस इज़ ऑल्सो अलार्मिंग, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स अपनी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा पड़ रही है, उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं अपना सामान ख़रीद करने के लिए, अपना रॉ मटेरियल ख़रीद करने के लिए और सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो ज़ाहिरी बात है कि अगर उनको ज़्यादा, प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो वो सेलिंग प्राइस पे वो कंज्यूमर को ज़्यादा चार्ज करेंगे। जब कंज्यूमर को ज़्यादा चार्ज करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो ये मंथ ओवर मंथ है डेटा, ये रीसेंट मंथ्स को देखते हुए, और ये रीसेंट डेटा है जिससे हमें ये करंट सिचुएशन जो है इकोनॉमी की उसका हमें इससे पता चल रहा है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन कि इकोनॉमी की इन्फ्लेशन कितनी अंडर कंट्रोल है और कितनी जो है वो लूज है। अभी तक तो हमें यही पता चल रहा है कि करंट कंडीशन में इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही। अच्छा, अभी हम ये देख लें कि पास्ट में जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आई है और उससे मार्केट को किस तरह अफेक्ट हुआ है, स्टॉक मार्केट को ख़ास तौर पे, तो ये 72 से लेकर 1972 से लेकर 1982 तक जो है इसको हम इन्फ्लेशनरी डेकेड भी कहते हैं। मतलब ये एक दिहाई जो है इन्फ्लेशन कॉन्स्टेंटली स्टिकी रही थी, मतलब हाई इन्फ्लेशन रही थी इस 10 साल के दौरानिए के अंदर। और ये यूएस की डेटा है, यूएस की इन्फ्लेशन डेटा है, और हम जिस अभी इन्फ्लेशन रेट पे हैं 6.4, ये भी काफ़ी सालों से, मतलब आप कह लें कि 1990 में हम इस रेट पे थे
इन्फ्लेशन के रेट पे, और 1990 के बाद अभी हम 2023 में जो है वापस इस रेट पे आए। मतलब दिस इज़ नॉट अ गुड साइन कि इतनी हाई इन्फ्लेशन है, और इसको अगर यूएस की फेड ने सही तरह से कंट्रोल ना किया तो ये मार्केट पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ला सकती है, ना कि एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरह इस दिहाई के अंदर नेगेटिव इफ़ेक्ट रहा है मार्केट का। अब ये मैंने वो पीरियड हाईलाइट किया है जिस पीरियड के दौरान ये इन्फ्लेशन रही है। ये पीरियड है 72 से लेकर 82 तक। अभी आप देख सकते हैं कि मतलब मार्केट ने ऑल टाइम हिट किया था 73 में, फिर ये एक बॉटम हिट किया है 75 में, और 73 के बाद 1973 के बाद इसने ऑल टाइम हाई हिट किया है S&P 500 ने 1980 में। मतलब कि 7 साल के, तकरीबन 7 साल के बाद इस मार्केट ने जो है ऑल टाइम हाई हिट किया है। तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब हाई इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होता, और जैसी इन्फ्लेशन कम हुई है इसके बाद आप देख रहे हैं कि इस बॉटम हिट करने के बाद किस तरह ये मार्केट ने बूम किया है और ये ऊपर की तरफ गई है। एंड यहाँ पे भी यही हुआ है, जब हमने रिसेशन हिट किया है 2002 में, फिर मार्केट ऊपर गई है। एंड देन 2009 के रिसेशन में जब मार्केट एंड हुई है तो उसके बाद भी एक सेकुलर बुल रन आया है, एक लॉन्ग टर्म बुल रन आया है। और क्योंकि सिंपली स्पीकिंग इन्फ्लेशन के रेट कम रहे हैं, इन्फ्लेशन कम रही है, महंगाई कंट्रोल में रही है, तभी ये मार्केट बूम करती है। वरना कभी भी हमें ये नज़र नहीं आया कि इन्फ्लेशन भी हाई हो और मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करे। तो हमारी जो एज इन्वेस्टर्स हमारी नज़र इसी चीज़ पे होनी चाहिए कि फेड जो है अपना मार्केट को सही तरह से कंट्रोल करे, उसकी इन्फ्लेशन को सही तरह से कंट्रोल करे, ताकि हम एक ऑल टाइम हाई, अच्छा हेल्थी ऑल टाइम हाई देख सकते हैं इन द क्रिप्टो मार्केट। S&P 500 की जहाँ तक बात आती है तो कुछ लोग सोच रहे होंगे, सवाल कर रहे होंगे कि S&P 500 का बिटकॉइन से या क्रिप्टो मार्केट से क्या ताल्लुक़ है। अगर हम कंपेयर करें कि बिटकॉइन और S&P 500 से क्या ताल्लुक़ है इसका, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि जब भी S&P 500 नीचे जाती है या फिर स्टॉक मार्केट US की नीचे जाती है तो बिटकॉइन भी नीचे जाता है। अगर S&P 500 जो है ऊपर जाती है तो बिटकॉइन भी इन जनरल जो है वो ऊपर जाता है। मूवमेंट काफ़ी इसकी सिमिलर होती है, आप ख़ुद भी कंपैरिजन इसका कर सकते हैं। और मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये ब्लू कलर में जो चार्ट है ये S&P का चार्ट है, और जो आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं ये बिटकॉइन का चार्ट है। तो देखें जैसी जनरली जो ट्रेंड है वो S&P का भी ऊपर जा रहा है और बिटकॉइन का भी यहाँ पे टॉप हुआ है और ऊपर जा रहा है। फिर ये मार्केट जैसी S&P की नीचे आई है तो बिटकॉइन की भी मार्केट नीचे आई है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी इसने रैली की है तो बिटकॉइन ने भी यहाँ पे हल्की सी रैली की है, ठीक है। और फिर मार्केट ने वापस बॉटम किया है तो S&P ने भी बॉटम किया है। और इसी तरह फ्यूचर में भी आप देखते रहेंगे कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों मार्केट्स में, और इसीलिए हमें ट्रेडिशनल मार्केट्स पे आंख रखना, उन पे आई आउट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये हमेशा एक ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड भी पता चलता रहेगा। और ट्रेडिशनल मार्केट्स में जो भी होगा, जो कि मैक्रो साइड ऑफ थिंग्स पे जो भी होगा, वो क्रिप्टो मार्केट में भी अफेक्ट उसका आएगा। उम्मीद करता हूँ कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।